यस, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। हाउ आर यू ऑल। तो मेरे सारे प्यारे बच्चों को इस क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे जंतुओं में जनन, है ना, जिसमें कि हम अलैंगिक जनन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो लैंगिक जनन के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है लैंगिक जनन। हाँ, लैंगिक जनन में वो प्रक्रिया होती है जिसमें नर तथा मादा जननांगों की आवश्यकता होती है ना। तो हमने उसमें एक लिंगी जीव के बारे में भी बताया था आपको, द्विलिंगी जीवों के बारे में भी बताया था, आपको याद है। एक लिंगी जीव कौन से होते हैं बताइए। हाँ, एक लिंगी जीव वो जीव होते हैं जिनमें दोनों प्रकार के यानी कि नर एवं मादा जननांग कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल्स भी बताए थे आपको मैंने, मछली, मेंढक, गाय, बकरी, मनुष्य। हम सभी किस वर्ग में आते हैं, किस में आते हैं, एक लिंगी जीव कहलाते हैं हम सभी, है ना। और कुछ जंतुएं, जैसे दो एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने आपको, केंचुआ, जोंक आदि, ये कैसे जीव होते हैं, द्विलिंगी जीव होते हैं, है ना। द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं बेटा, बताइए। हाँ, जिनमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग ना होकर एक ही जंतु में पाए जाते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा मानव के जननांग के बारे में। आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया कि मानव के जननांग में मादा जननांग भी होता है और नर जननांग भी होता है ना। तो जो नर जननांग है उसके बारे में क्या बताया था मैंने आपको, पुरुषों के उदर के नीचे अंडे के आकार में दो जोड़ी वृषण वृषण होते हैं, है ना। जो नर युग्मक, यानी कि नर युग्मक कौन सा होता है बेटा, शुक्राणु होते हैं, है ना, उनका निर्माण करते हैं या उनको उत्पन्न करते हैं। और उनसे जुड़ी हुई क्या होती है, शुक्र नलिका होती है, और जिससे शुक्राणु गति करते हुए शिशन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। स्त्रियों का के बारे में बताया था मैंने, जो मादा जननांग होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं बताइए। हाँ, एक जोड़ा अंडाशय होता है, एक जोड़ा अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है ना। इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो बेटा आज हम देखेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, इनकी विशेषताएं क्या है, ये सब हम अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पता है जो नर युग्मक है, नर युग्मक है उसको हम शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, शुक्राणु कहते हैं। यहां पर लिख रही हूं मैं, नर युग्मक को हम शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, उसको स्पर्म कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब मादा युग्मक यानी कि जो फीमेल गैमीट होती है उसे हम क्या कहते हैं, पता है आपको क्या कहते हैं हम उसको। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उसे हम अंडाणु कहते हैं। ओके, अंडाणु को अंग्रेजी में हम ओवम कह के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, राइट। तो नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक अंडाणु होता है। नर युग्मक कौन बनाता है बेटा, वृषण द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है। और मादा युग्मक कहां से निकलता है बताइए मुझे, अंडाशय से उत्पन्न होता है। ओके, तो अंडाणु कहां से उत्पन्न होता है, अंडाशय से उत्पन्न होता है। अब बेटा हम इन दोनों को जरा देखेंगे डिटेल में कि नर युग्मक क्या है, उसका जो उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, मादा युग्मक की संरचना यानी कि अंडाणु की संरचना क्या होती है, उनकी विशेषता क्या है, या उनके बीच में क्या अंतर होता है। देखें हम लोग। ओके, ध्यान से बैठिए और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूं, मेल गमीट यानी शुक्राणु का एक चित्र बनाते हुए और अंडाणु का एक चित्र बनाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको उनकी संरचना भी पढ़ना है, देखना है आपने कि उसकी संरचना कैसी होती है ना। ओके, तो बेटा शुक्राणु का अगर हम उसकी संरचना अगर हम देखें तो वो इस प्रकार की होती है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है शुक्राणु की। ओके, देखा आपने।
तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आप देखोगे ये जो होता है, ये शुक्राणु जो होती है ना बेटा, इसका यहां पर ये जो भाग होता है ये इसका सिर कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है ये इसका सिर है। और यहां पर आप देखो ये क्या हो सकता है बताइए मुझे। जी हाँ, ये इसका केंद्रक होता है। क्या होता है बेटा? केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस होता है, केंद्रक। और यहां पर ये जो है ये इसका मध्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है बेटा? मध्य भाग होता है। और यहां पर आप देखो ये इसका पूंछ कहलाता है। क्या है ये? पूंछ। ठीक है। तो आपने शुक्राणु की संरचना देखी बेटा, कैसी होती है ये कैसी होती है? बहुत छोटी होती है, सूक्ष्म होती है। ओके, सूक्ष्म यानी कि आप उसको नग्न नेत्रों से नहीं देख सकते। आपको इसे देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो ये सूक्ष्म होते हैं। और इनकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसका ये जो ऊपरी भाग होता है ये सिर होता है, इसके बीचों बीच एक केंद्रक होता है। यहां पर ये बीच में मध्य भाग कहलाता है। और ये जो लास्ट पोर्शन है इसका पूंछ की तरह, उसे हम पूंछ कहते हैं या टेल कहते हैं। ओके। अब हम देखते हैं अंडाणु को। क्या अंडाणु भी इसी प्रकार का होता है या इसी संरचना की होती है? नहीं होती। जो अंडाणु होती है उसकी संरचना अगर हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए, यहां पर आप देखिए, देखो बीचों बीच एक बड़ा सा केंद्रक होता है इसके। ओके, बीचों बीच एक केंद्रक होता है यहां पर। ओके, तो देखो बेटा, अगर हम बोले इनकी आकृति के आकार के बारे में अगर हम बात करें तो जो अंडाणु होती है वो शुक्राणु से कई गुना बड़ी होती है। ओके, ये बड़ा होता है और ये बहुत ही छोटा सूक्ष्म होता है। अब लिखते हैं हम इनके डिफरेंस को, इनके बीच में क्या क्या अंतर होता है जरा देख लेते हैं। पहला अंतर तो यही होता है कि जो शुक्राणु होती है वो नर युग्मक होता है ना। दूसरा ये जो अंडाणु है वो मादा युग्मक होता है कि नहीं? ओके, अब देखते हैं इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग लिख रहे हैं यहां पर। चलिए, पहला तो ये कि अंडाणु, सॉरी, शुक्राणु जो है वो बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा। ठीक है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? अंडाणु से बहुत छोटा होता है, या हम कहेंगे इसको ये सूक्ष्म होता है। कैसा होता है ये? सूक्ष्म होता है। ओके। अब दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसके बारे में कि इसकी संरचना अगर हम देखें तो इसमें सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है। ठीक है। तो क्या क्या होता है बेटा बताइए? यहां पर जो शुक्राणु होते हैं इसकी ये आकृति जो होती है बहुत छोटी होती है, यानी कि अति सूक्ष्म होती है। इसमें इसका जो संरचना है अगर हम देखें इसके भागों को तो सिर, मध्य भाग और पूंछ होता है। और एक और विशेषता ये है कि ये गतिशील होती है। ठीक है। यानी कि गतिशील यानी क्या होता है बेटा कि ये चल सकते हैं, ये ऐसे से तैर सकते हैं। ओके, देखो इनकी पूंछ भी होती है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये तैर सकते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग क्या कर सकते हैं? ये जो शुक्राणु है ये मूव कर सकती है। ओके। चलिए, अब अंडाणु की बात हम करते हैं। तो अंडाणु की बात अगर हम करें तो हम बोल सकते हैं कि ये शुक्राणु से बड़े होते हैं। शुक्राणु से
बड़ा। ओके, शुक्राणु से बड़ा होता है। ओके बेटा, अब अगर हम इसकी बात करें, गतिशीलता की बात करें, तो ये गतिशील नहीं होते, ये स्थिर होते हैं। ठीक है, गतिशील नहीं होते, गतिशील नहीं होते। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। चलिए इसको एक और बार हम लोग समझते हैं। आपको जरा एक और बार इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी इसको, तो आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, इनके फीचर्स को भी समझेंगे आप, और इनकी जो विशेषता जो भी है आप इसको समझेंगे। ये देखिए बेटा, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप लोग, किसका चित्र दिखाई दे रहा है? यहां पर अंडाणु है, ये लिखा गया है। अंडाणु शुक्राणु से बड़ा होता है। ठीक है, अंडाणु क्या होता है बेटा? शुक्राणु से बड़ा होता है। ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। शुक्राणु नर प्रजनन कोशिका होती है ना, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं। तो शुक्राणु, ये देखो आप शुक्राणु का चित्र देख रहे हो, यहाँ पर सिर दिख रहा है इसका, ये जो जो है ये मध्य भाग है इसका, और ये इसकी पूंछ है ना। तो जो शुक्राणु है उसे हम नर प्रजनन कोशिका कहते हैं या नर युग्मक कहते हैं। राइट, ओके। अब देखो बेटा, अंडाणु मादा प्रजनन कोशिका है ना। क्या है अंडाणु? मादा प्रजनन कोशिका है, या इसे हम कह सकते हैं मादा युग्मक होता है, ये है कि नहीं? क्लियर है? अंडाणु क्या होती है? मादा युग्मक होती है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला, अब अंडाणु की अगर हम बात करें, इसकी कोई पूंछ नहीं होती है, देखो, है ना, पूंछ नहीं होती, और ये गतिशील नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा? ये गतिशील नहीं होता है। ठीक है, ओके। अगला, अब शुक्राणु की बात करें, इसमें सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है, और ये कैसी होती है? ये गतिशील होती है। कैसी होती है बच्चे? गतिशील होती है। चलिए, तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। ये जो पॉइंट्स आपको बताए गए, ये सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? ओके, चलिए, तो मैं इसको रब करूं, रब कर दूं इसको? ठीक है बेटा, अभी बहुत सारे बच्चों ने मुझे हाइड्रा और जो अमीबा है उसके चित्र को बनाकर रखा हुआ है, KUPS बर्तरा क्लास से, राइट, कॉम्पोजिट विद्यालय से भी भेजा गया है। इन बच्चों के नाम मुझे नहीं पता, KUPS भरतरा से बच्चों ने बनाया है। बहुत बढ़िया बनाया बेटा, बहुविभाजन, द्विखंडन, है ना, और मुकुलन, बहुत बढ़िया बनाया है, वेरी गुड, शाबाश। ओके, चलिए, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब बेटा, जब शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, ये जब संलयित होते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं पता है? उसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं निषेचन क्या होता है। चलिए, अगला है हमारा टॉपिक निषेचन। निषेचन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये क्या होता है? निषेचन क्या होता है बच्चे? देखो, अंडवाहिनी से, ठीक है, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित होता है। यानी कि जब अंडवा
वाहिनी, आपको पता है अंडवाहिनी में क्या बनता है बेटा? अंडवाहिनी में यानी कि जो अंडाशय होता है उसमें अंडाणु बनता है ना। और ये जो अंडाणु है ये अंडवाहिनी में आकर रुकता है, और वहां पर जब शुक्राणु आता है वो अंडाणु से संलयित होता है, संलयित होता है, अंडाणु से संलयित होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस जो जो क्रिया होती है इसको हम निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब अंडाणु शुक्राणु से संलयित होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक डायग्राम बनाकर दिखाती हूं, उससे हम लोग थोड़े और डिटेल में इसको समझेंगे। ओके बेटा, चलिए ये देखो यहां पर मैं बना रही हूं। ये क्या बेटा? ये दोनों साइड जो होती है ना, यहां पर जो है क्या बनती है? ये यहां पर दोनों साइड में, ये देखिए ये अंडवाहिनी है, देखा आपने? ओके, अब यहां पर जो है गर्भाशय है। ओके, ये देखो ये गर्भाशय है यहां पर, देखा आपने? ओके बेटा, चलिए तो हमें पता है यहां पर। ओके, अब बेटा ये अगर इन पार्ट्स को आपको याद है, ये जो भाग कौन कौन से आपको याद है, तो ये क्या होता है? ये अंडाशय होता है ना? अंडाशय। और ये क्या होता है? ये जो ट्यूब होती है इसको हम अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी, है ना? अंडवाहिनी कहलाती है। ओके, अब यहां पर देखिए ये क्या है? ये गर्भाशय है ना? तो मैंने अभी क्या बताया आपको बच्चे? मैंने आपसे ये कहा कि जब यहां पर देखो, यहां पर क्या बनता है? अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, है ना? तो ये जो अंडाणु होती है ये अंडवाहिनी में यहां पर जब होती है तो इस तरफ से जब शुक्राणु आते हैं, शुक्राणु प्रवेश करते हैं यहां से, ठीक है? शुक्राणु इस तरह से प्रवेश करके यहां पर जाते हैं, और जब ये शुक्राणु इस अंडाणु से क्या होता है? संलयित हो जाता है। कहां पर संलयित हो रहा है बेटा? ये अंडवाहिनी में ये संलयित हो रहा है। क्या क्या संलयित हो रहे हैं बच्चे? शुक्राणु और जो है अंडाणु, ठीक है? ये अंडा, ये लाल रंग में जो बनाया है मैंने वो अंडाणु है। तो अंडाणु से जब शुक्राणु संलयित होता है उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, ठीक है? और जो निषेचित अंडाणु होती है उसको हम युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं निषेचित अंडाणु को? युग्मनज कहते हैं। बच्चों के नाम के यूपीएस बरतरा से प्रियांशी, सिमरन, नव्या और किशन। बेटा बहुत बढ़िया बनाया है आपने, ठीक है? और मुझे उम्मीद है आपको वो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो गया होगा, है ना? ओके बेटा, गुड। तो हम यहां पर लिखेंगे निषेचित अंडाणु को, निषेचित अंडाणु क्या कहलाती है? बताइए। निषेचित अंडाणु को हम क्या कहते हैं बेटा? युग्मनज कहते हैं, युग्मनज। ओके, अंग्रेजी में युग्मनज को हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो करके बोलते हैं, एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। ओके, तो निषेचन क्या है बेटा? अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित होता है, इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, और निषेचित अंडाणु को हम युग्मनज कहते हैं। ओके,
चलिए, अब बच्चे, कई बार जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है, और कई बार क्या होता है, निषेचन शरीर के बाहर होता है। ओके, तो जो शरीर के अंदर होता है निषेचन, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? आंतरिक निषेचन कहते हैं। और कई बार निषेचन बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है उसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो निषेचन जो है वो दो प्रकार के हैं। निषेचन कितने प्रकार के हम पढ़ते हैं बेटा? हम लोगों को पढ़ने के लिए दो प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन। ओके, और दूसरा प्रकार है बाह्य निषेचन। कौन सा प्रकार है बेटा? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन। ओके, इसको अंग्रेजी में भी जरा लिख लेते हैं हम लोग। यस, आंतरिक निषेचन को हम इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल यानी क्या होता है बेटा? अंदर। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन यानी कि बाहर का, एक्सटर्नल बोलते हैं, है ना? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जरा देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है। ओके, देखें हम लोग। ओके बेटा, तो बेटा जैसे मनुष्य होते हैं, हमारा शरीर है ना? और कुछ अन्य जीव होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि। इनमें क्या होता है कि जो निषेचन की क्रिया होती है ना बेटा, वो मादा के शरीर के अंदर होती है ना? हमें पता है स्त्रियों के शरीर के अंदर जो है निषेचन होता है, और जो बच्चा होता है वो गर्भ में आता है ना बेटा? ओके, ये किसने भेजा है मुझे? आ, सरैया हरवा, वाराणसी से, सीएस सरैया हरा हुआ। ओके, इंदु इंदु, बेटा आपका नाम इंदु है। बहुत अच्छा बनाया है बेटा, जो नर जननांग का आपने बनाया है, बहुत बढ़िया करके बनाया है। राइट, यस, गुड। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, मैं बात कर रही थी आंतरिक निषेचन की। ठीक है, तो हम लोग यहां पर एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मनुष्य, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि। तो यहां पर क्या होता है कि शरीर के अंदर, किसके शरीर के अंदर? मां के शरीर के अंदर, ये माता के शरीर के अंदर निषेचन क्रिया होती है। तो उसी निषेचन क्रिया को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? निषेचन क्रिया कहां पर होती है? मादा के, मादा के शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर। उसी को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। ओके, ये किसने हैंड रेस किया है? क्या क्वेश्चन है, आप पूछिए। कोई डाउट है? टेक्नो स्पार्क करके कोई कुछ है वहां पर, आप क्या पूछना चाहते हो बताइए? आप जरा चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। ओके, तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जहां पर
उनका निषेचन कैसे होता है बेटा? बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल्स, मछली, मछली, मेंढक आदि। इन सब में क्या होता है ना बेटा, इन सब में क्या होता है, जो मछली और मेंढक होते हैं ना बेटा, जब वर्षा ऋतु आती है या बसंत ऋतु जब भी आती है, तो ये क्या करते हैं, ये जल में जाते हैं। ठीक है, ये मछली तो जल में ही होती है, मेंढक जो होते हैं वो जल में थल में दोनों जगह पर रह सकते हैं, आपको पता है उभय जीव होते हैं ये मेंढक, है ना। तो ये क्या करते हैं, जब इनको, इनका जो समय आता है, तो ये क्या करते हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं, पानी में जाते हैं, तालाबों में या नदियों में या जो गड्ढे होते हैं वहां पर जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, वहां पर जो मादा मेंढक होता है या मादा मछली जो भी होती है, वे लोग क्या करते हैं, अंडाणुओं का विसर्जन करते हैं। ठीक है, जो मादा जंतुएं होते हैं वो अंडाणुओं का विसर्जन करते हैं, राइट। और उसी समय जो नर होते हैं, नर मेंढक या नर मछली जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी पानी में आते हैं। और वे क्या करते हैं बेटा, वे लोग भी किसका विसर्जन करते हैं, जो नर होते हैं वो शुक्राणु का विसर्जन करते हैं, और जो मादा होते हैं वो अंडाणुओं का विसर्जन करते हैं। जब वे पानी में विसर्जित कर किया जाता है, उसके बाद ये जो शुक्राणु और जो अंडाणु है, इनका संलयन होता है, और संलयन के बाद उसका निषेचन होता है और एक नए जीव में उसका परिवर्तन हो जाता है। ओके बेटा, एक बच्चे का डाउट है कि मैम ये शुक्राणु और अंडाणु एक साथ कैसे मिल सकते हैं। बेटा आपको मैंने बताया, क्या बताया था, कि जो शुक्राणु होती है उनकी पूंछ होती है ना, वो गतिशील भी होते हैं, लेकिन अंडाणु गतिशील नहीं होते, अंडाणु जहां पर होते हैं वहीं पर रहते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, ये जो शुक्राणु है ये तैर तैर कर कहां पर पहुंचते हैं, जैसे कि देखो बेटा मैंने आपको बताया था, जैसे कि नर मेंढक, मेंढक का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, नर मेंढक क्या करते हैं, ये लोग शुक्राणु का विसर्जन करते हैं पानी में, राइट। शुक्राणु का विसर्जन कहाँ करते हैं, पानी में विसर्जन करते हैं। और जो मादा मेंढक होते हैं वो क्या करते हैं, अंडाणु का विसर्जन करते हैं पानी में, राइट। अब क्या होता है, जैसे कि आपने पूछा कि ये कैसे मिलते हैं, तो जो शुक्राणु है ये तैर कर, ये गतिशील होते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, तैर कर अंडाणु तक पहुंचते हैं, और वहां पर क्या हो जाता है, इनका संलयन हो जाता है, और वहां पर संलयन होने के बाद निषेचन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो निषेचन क्रिया शरीर के, माता के शरीर के बाहर चलती है, राइट। आपके यहाँ लाइट नहीं है, यूपीएस गाजापुर, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, मोबाइल से क्लास चल रहा है, राइट, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो बेटा वो निषेचन क्रिया जो माता के शरीर के बाहर होती है उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ओके, तो यहां पर लिखे हम लोग, निषेचन क्रिया, निषेचन क्रिया कहां पर होती है, मादा, मादा के शरीर के बाहर। ओके, तो ऐसे क्रिया को, ऐसे निषेचन क्रिया को हम बाह्य निषेचन क्रिया कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया बेटा, निषेचन क्या होता है ये आपको बता दिया, क्या होता है निषेचन, अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित होता है, संलयन की इस क्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि जंतुओं में देख सकते हैं हम लोग, है ना। और भी बहुत सारी जंतुएं हैं, जो कशेरुकी जंतुएं होते हैं उन सभी में
आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, तो ये निषेचन क्रिया जहां मादा के शरीर के अंदर ही निषेचन होता है, उसके बाद गर्भ में भ्रूणावस्था में बच्चा रहता है। ठीक है, और उसी क्रिया को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन क्या है, जिसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं बेटा। मछली, मेंढक जैसे अकेशेरुकी जंतुओं में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नर मेंढक, मादा मेंढक क्या करते हैं, या मछलियां क्या करते हैं, पानी में ही शुक्राणु और अंडाणुओं का विसर्जन करते हैं, और वहीं से इनका संलयन होता है और निषेचन होता है। ठीक है, तो निषेचन की वो क्रिया जहां मादा के शरीर के बाहर होती है, उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? तो अभी हम क्या करते हैं, अगर क्लियर है तो आप क्लियर करके टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगले क्लास में हम भ्रूण का परिवर्तन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।